डिफरेंट टॉपिक्स। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीस्ट काउंट? हम सबसे कम काउंटिंग। हाँ, मतलब कोई भी अगर आप स्केल ले रहे हो तो सबसे छोटा मेजरमेंट वो क्या कर सकता है उसको आप क्या बोलते हो? लीस्ट काउंट। सो वर्नियर स्केल के केस में हम लीस्ट काउंट कैसे करते हैं? हमारे पास दो स्केल होते हैं, इसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो मेन स्केल की दो डिविजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, या दो वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स है उनके बीच में डिस्टेंस होता है, तो वर्नियर कैलिपर में हम एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हैं? ये वर्नियर वाला डिस्टेंस या मेन स्केल वाला डिस्टेंस? इन दोनों का डिफरेंस मेजर करते हैं हम लोग वर्नियर स्केल के अंदर। यानी अगर मान लो ये मेन स्केल का डिस्टेंस है दो डिविजन्स के बीच में, और ये बी जो है ये वर्नियर स्केल के दो डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस है, तो एक्चुअली व्हाट वी आर मेजरिंग इज ए माइनस में बी। ये इतना पार्ट हम मेजर कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये तो अब इसको करते कैसे? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या रहता है? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस में वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये सबसे छोटी मेजरमेंट है ना। तो एक मेन स्केल डिवीजन जितना है उसमें से अगर एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो बोल दो। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जब हम बात करते हैं जो मेन स्केल में ना ऐसे मार्किंग होती है ऊपर, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मिलीमीटर में, जनरली सेंटीमीटर में होता है, लेकिन वर्नियर स्केल पे कोई मार्किंग नहीं होती। तो अभी लीस्ट काउंट समझ में आ गया कि 1 MSD माइनस में 1 VSD होता है। तो वन मेन स्केल डिवीजन यहां पर किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर इतना हो गया ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन हो गए, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं? वन वर्नियर स्केल की वैल्यू, वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहां देखिए, 0 से 0 मैच कर रहे हैं। हम देखते हैं कि 10 मेन स्केल डिवीजन के अंदर, यस सॉरी, 9 मेन स्केल डिवीजन के अंदर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गए हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग 1 VSD निकाल लेते हैं। फिर लीस्ट काउंट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 MSD। 1 VSD को हम चेंज कर देते हैं 9/10 MSD। वन MSD जो है वो कॉमन आ जाता है, 1 माइनस 9/10। तो यहाँ से आपके पास लीस्ट काउंट जो आ गया इस पर्टिकुलर स्केल का वो कितना हो गया? 0.01 सेंटीमीटर। ये सबसे छोटी वैल्यू ये मेजर कर सकता है। ठीक है, और में अगर आप करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1। अब यहां से जनरल फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें, अगर आप पेपर में थोड़ा फास्ट होना चाहते हैं तो इसको याद रखें, MSD इंटू में 1 माइनस M/N। M होता है मेन स्केल डिवीजन। कितनी मेन स्केल डिवीजन में कितनी वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाती है? तो कितनी मेन स्केल डिवीजन है ऊपर? 9। और कितनी वर्नियर स्केल आ जाती है 9 के अंदर? 10। तो ये यहां पर पुट करते तो आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है सबको? सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है वर्नियर के क्वेश्चंस में 1 VSD कैसे निकलेगा, 1 MSD कैसे निकलेगा, और फिर उनके जो डिफरेंस है वो लीस्ट काउंट आ जाता है। आगे चले? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब रीडिंग कैसे लिखते हैं? टोटल रीडिंग। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी, मान लीजिए वर्नियर स्केल आपको पता है कि कैसा होता है, उसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट मैंने फंसाया और उसको ओपन किया, तो सपोज आपके पास जो 0 ऑफ वर्नियर स्केल है वो यहाँ पर आता है इस डिवीजन के साथ। तो टोटल रीडिंग क्या होती है? 0 वर्नियर स्केल के 0 से पहले कितने प्रॉपर मेन स्केल पे वैल्यू आ रही है वो आप चेक कर लो। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 आ रही है, प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग लिखना होता है। वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे लिखते हैं? कौन कौन सी डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की कोइंसाइड करती है मेन स्केल डिवीजन के साथ, वो ढूंढिए। जैसे यहाँ पर कौन सी कोइंसाइड कर रही है? 0 के बाद देखना है हमको, 0 के बाद कौन सी है यहाँ पर? 1 2 3 4, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। फिफ्थ, फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी? 1 प्लस में 5 इंटू में 0.01। अब जैसे ये वाला स्केल अभी पीछे डिस्कस किया था ना, इसका लीस्ट काउंट आया था हमारे पास निकल के 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां से ऐसे आपके पास टोटल रीडिंग आती है। ये सबको समझ में आ गया?
यस Okay. मैम। आगे चले, चलिए। अब इसमें एक और छोटी सी चीज जहां पर आप फंस सकते हैं वो है जीरो एरर। अब हो सकता है इनिशियली, अभी हम देखिए हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर हो सकती है जब इनिशियली वो इंस्ट्रूमेंट बंद है, जो जॉज होते हैं वो बिल्कुल क्लोज है। सो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शुड कोइंसाइड विद जीरो ऑफ दी मेन स्केल, बट ऐसा कई बार नहीं होता। ठीक है, कुछ एरर होती है, या तो जीरो आगे है या जीरो पीछे है। सो रीडिंग को करेक्ट करना पड़ता है। तो रीडिंग करेक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है? करेक्ट रीडिंग इक्वल्स टू टोटल रीडिंग, जो भी आप निकालेंगे अभी हमने जो पीछे सीखा उसमें से आप जीरो रीडिंग माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां से आप देखिए करेक्ट टोटल रीडिंग तो आप निकाल लेंगे जैसे पिछले पेज पे निकाला। अब जीरो रीडिंग में दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एरर और एक होती है नेगेटिव एरर। हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा मेजर कर रहा है और हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट कम मेजर कर रहा है। सो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल का जीरो आगे है। अब आप जब भी उसमें कुछ ऑब्जेक्ट डालेंगे तो इतनी रीडिंग हमेशा एक्स्ट्रा आ रही है, तो हमको ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट होकर टोटल रीडिंग आ जाएगी। अब वो पॉजिटिव एरर निकालते कैसे, वही सेम फंडा है। आपको ये देखना है जब वो बंद कर रखा है कि कौन सी डिवीजन वर्नियर स्केल की को इंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास पॉजिटिव एरर आ जाएगी। वो यहाँ पर पुट कर देंगे, आपके पास रीडिंग करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही थी तो पॉजिटिव लिया तो अपने आप ही सब्ट्रैक्ट हो गई। अब सेकंड क्या है? नेगेटिव एरर। हो सकता है कि हमारा जीरो वर्नियर का पीछे है, अब आपने उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला तो पहले तो जीरो से जीरो मैच करेगा, फिर आगे रीडिंग चलेगी, और हम तो रीडिंग जीरो टू जीरो लेके समझ के और फिर निकालते हैं ना। तो यानी अब हर बार आपके पास रीडिंग कम हो रही है, कितनी कम हो रही है? इतनी कम हो रही है। इसलिए हम इसको नेगेटिव एरर लेते हैं, क्योंकि हमें करेक्ट करने के लिए रीडिंग इतनी ऐड करनी पड़ेगी। सो हम लोग पहले ही नेगेटिव लगा लेते हैं। निकालते वैसे ही है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई विद कोइंसाइडिंग डिवीजन, वो हम वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव में, सो वो रीडिंग करेक्ट हो जाएगी। सो पॉजिटिव एरर में क्या होता है? जीरो आगे होता है वन ईयर स्केल का, और नेगेटिव एरर में क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है, बेसिक समझ जाएंगे तो साइन में भी कभी गड़बड़ नहीं करोगे। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करके दिखाइए। आपको निकालना है कि बॉल ए ये है, बॉल बी है, 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ऊपर से अगर कोई, मैं बॉल को 2 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप कर रही हूँ, नीचे से मैं 16 मीटर पर सेकेंड से उछाल रही हूँ, तो ए के विद रिस्पेक्ट टू में वो कहाँ मिलेगा, या बी के विद रिस्पेक्ट टू में वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, ये आपको निकालना है। तो इस तरह के सवाल कैसे करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी के फंडे से जल्दी इजी हो जाता है, तो एक बार ट्राई करो। मैंने अभी जो आपको टॉपिक कराया वर्नियर वाला, उसमें सारे टॉपिक्स आ गए हैं। जो छोटे मोटे मोटी बातों पे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन और लगाइएगा। रीडिंग कैसे लेते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वृद्धि, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? U2 minus U1 acceleration। सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चल रहा है यहाँ पे, और तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से आपको पता है कि जी हमेशा नीचे लगेगा, ऊपर वाली बॉल पे भी जी नीचे लगेगा, नीचे वाली बॉल पे भी जी नीचे लगेगा। तो अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालू दोनों के बीच में, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं, कितना आएगा? जीरो। क्यों आएगा जीरो? पहले वाला माइनस जी है, माइनस ऑफ माइनस जी, जीरो हो गया ना। इसको कैसे लिखते हैं आप? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है? माइनस जी, माइनस ऑफ माइनस जी, तो ये जीरो हो रहा है। तो अंडर ग्रेविटी जब भी ऐसे दो बॉल्स का मोशन आपको दिखाई दे, तो सबसे पहले ट्राई करो इसको रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन की अप्रोच से सॉल्व करने का। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालू, यू ए बी, सो यू ए माइनस में यू बी, यू ए क्या है आपके पास? -2 माइनस यू बी कितना है आपके पास? 16। +16, सो ये कितना हो गया? -18। ठीक है, अब मुझे बताओ रिलेटिव डिस्टेंस कितना है ए का विद रिस्पेक्ट टू बी? एस ए माइनस में एस बी। हम मान लेते हैं, देखिए हमें निकालना है कि वो कहाँ मिल रहे हैं, तो एक्चुअली हमें ये निकालना है। तो आप ये ले सकते हैं एस ए बी
इक्वल्स टू यू ए बी टी प्लस में हाफ ए बी टी स्क्वायर। अब ये तो पूरा ही जीरो हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। यू ए बी आप लोगों ने निकाल लिया, कितना आ रहा है आपके पास, -18. -18 इंटू में टी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 36। ये निकालना नहीं था। रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, ए आपके पास यहाँ है, बी यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए के विद रिस्पेक्ट टू में बी कितना दूर है, 36 ही तो दूर है ना। Yes, ma'am. और ये माइनस में आएगा, ए के विद रिस्पेक्ट टू देख लो ना। सो यहाँ से आपके पास नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड। Yes, ma'am. यानी ये 2 सेकेंड के अंदर मिलेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों ने ये 36 मीटर ट्रेवल कर लिया 2 सेकेंड के अंदर। तो यहां से अब आप निकाल सकते हैं ऊपर वाली बॉल को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा 2 सेकेंड के अंदर। सो 2 इंटू में 2 कितना हो गया, ये 4। स्पीड इंटू में टाइम कर देंगे ना, Yes, ma'am. सही है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। और एस बी कितना हो जाएगा, 32. सही लिखा है, पहले तो ये बताओ। मैम जी भी तो आएगा अकेले। यस, यही तो मैं देख रही थी, तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं। यहाँ पर आप ये सिंपली ऐसे तब करते हैं जब एक्सेलरेशन नहीं होता, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है। तो यहां से आप क्या करेंगे, एस ए क्या होगा, यू ए टी प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए इंटू टी स्क्वायर। सो यू ए तो ठीक है 2, टाइम हो गया 2, और ये भी माइनस में आएगा, और हाफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -10, जी की वैल्यू -10 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो आएगा -4 प्लस 20, सही लिखा है, यू टी। यू कितना आपके पास 2, टाइम कितना है, टाइम सही निकाला बच्चों, यस। सो ये आपके पास सही है बिल्कुल, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 16। नहीं कुछ गड़बड़ है, देखो यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा, तो -24 मीटर। यानी बॉल जो ए है वो कितना जा चुकी है 2 सेकेंड के अंदर, नीचे कितना आ गई है 24 मीटर। सिमिलरली आप बी बॉल निकाल सकते हैं कि कितना चली गई है 2 सेकेंड के अंदर, एस बी यू बी टी प्लस में हाफ ए बी टी स्क्वायर। सो यू बी कितना है 16, ये पॉजिटिव ही आएगा, इंटू 2 प्लस में हाफ यू बी कितना है, सॉरी ए एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू में 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये आपके पास सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 32 माइनस में 20, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस Yes, 12, ma'am. यानी ये ऊपर कितना चला गया +12। अभी देखो आप चेक कर सकते हो आपके आंसर सही है नहीं, 24 + 12 36 बनना चाहिए, बन रहा है नहीं बन रहा, Yes, ma'am. तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया। आप इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप इक्वेशंस को यूज करके, बट जब भी आपका ऊपर नीचे जी इन्वॉल्व होता है ना, तो वो रिलेटिव से जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब इस पे ना बहुत तरीके के सवाल बनते हैं, मान लीजिए एक बॉल आपने, ये तो चलो सिंपल, मतलब ये जो बॉल का गिराने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, मान लो कि आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, और आपने चेक किया कि 1 सेकेंड के बाद आपने दूसरी बॉल को ड्रॉप किया, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इस तरीके के सवाल आपके बहुत बनते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है सोल्यूशन, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, a uniform rod of length L and mass M is hung from 2 strings of equal length from a ceiling as shown in the figure. Determine the tension in the strings. एक वर्ड पे फोकस कीजिए। अभी देखो यहां पर इन्होंने दे नहीं रखा, वैसे जनरली ये सवाल ना ऐसे आता है कि इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा होता है। इक्विलिब्रियम मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम इन्होंने हैंग कर रखा है, और आपसे पूछा है टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर, तो समझ लीजिए इक्विलिब्रियम में है स्टार्टिंग में। तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर किधर किधर आएगा, इधर आएगा एक तो टेंशन
ए, इधर आएगा आपके पास टेंशन बी। ठीक है, एक इसका वेट होगा नीचे एम जी। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो एम जी किसके बराबर होना चाहिए, टी ए प्लस में टी बी, यही होना चाहिए ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ये हैंगिंग ऑफ रोड पे बहुत सारे सवाल बनते हैं बेटा। बताइए, एनी आइडिया। विवेक, रोहित। लीनियर मास डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करें। उससे क्या करोगे फिर, वेट पता कर लेंगे ना, कितना कितना घटा करें। वेट तो हमें पता है, ये टोटल लेंथ जो है इस रोड की कितनी है, 3L/4 प्लस L/4, यानी L हो गई पूरी। पूरी की बात करें तो उसका जितना भी जो मास है वो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, सेंटर पे। यानी कि L/2, अगर यहां से मैं डिस्टेंस देखूं तो ये L/2 पे सारा का सारा जो वेट है हम दिखा सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट हो गया इस रोड का। ठीक है, अभी आप ऑप्शंस देखो, mg वेट निकालने की जरूरत नहीं, mg की फॉर्म में ही दे रखे हैं सारी चीजें। लैम्डा क्यों लेके आना है आपको। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट से। हम क्या करते हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क देखते हैं, जैसे ए पॉइंट की बात करते हैं, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, आपको दिख रहा है कि एक वेट है mg जो उसको नीचे की तरफ घुमाएगा। ठीक है, टेंशन है आपके पास जो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये तो कोई टॉर्क लगाएगा नहीं। टीबी जो है वो टॉर्क लगाएगा, वो ऊपर की तरफ लगाएगा। सो बेसिकली नीचे जो घुमा रहा है फोर्स और जो ऊपर जो घुमा रहा है फोर्स वो बराबर होना चाहिए, यस मैम। नहीं तो घूम जाएगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी ही नहीं। यस मैम। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट ए पोजीशन 0 होता है। निकालो जरा टॉर्क अबाउट ए पोजीशन, कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस, एफ क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पर 90 है तो एफ आर ही हो गया सीधा। तो यहां से अगर आप देखेंगे पहले एम जी का बताऊंगे, टी ए का तो 0 होगा टॉर्क, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप निकालो उसी में से अगर फोर्स जा रहा है तो वो तो कुछ भी नहीं टॉर्क लगाता। सो यहां से आप देखेंगे पहला पॉइंट एम जी इंटू में L/2। यस मैम। सॉरी, और ये कैसे जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हम पॉजिटिव लेते हैं। यस मैम। टीबी को देखते हैं, टीबी ऊपर घुमा रहा है उसको। सो यानी कि टीबी इंटू में अब डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कितना लेंगे 3L/4। 3L/4 और ये क्लॉकवाइज ये आपके पास कैसे लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज माइनस में आएगा। सॉरी mg आपका क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, ये आपके पास माइनस आएगा। टीबी तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है ना, यस मैम। तो ये आपके पास आएगा पॉजिटिव। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखेंगे टी बी इंटू में 3L/4 इज इक्वल टू एम जी इंटू में L/2। ठीक है, L से L कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। सो टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 2mg/3। क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया, टीबी की यस वैल्यू मैम। एक ही ऑप्शन में है। बट चलिए टीए भी निकालिए, टीए की वैल्यू आप इस इक्वेशन को यूज करके निकाल लो। mg की वैल्यू किसके बराबर है, टीए कितना है वो हमें निकालना है, टीबी कितना है 2mg/3। सो टीए कितना हो जाएगा, mg माइनस में 2mg/3 कितना हो जाएगा, mg/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। बी। समझ में आया कैसे करना इन प्रॉब्लम्स को, एक करके यस दिखाओगे। मैम। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करूंगी, इसमें रोटेशन की कुछ चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। और क्वेश्चन है आपका ये, एक यूनिफॉर्म रोड है ए बी ऑफ मास m, लेंथ दे दी आपको 2L, सस्पेंडेड बाय 2 strings C and D of negligible mass as shown in the figure. When string D is cut, इसको अब काट देना है कैंची से कड़क। तो टेंशन कितना होगा इन स्ट्रिंग C, यहां पर आपको टेंशन निकालना है। देखिए जैसे ही आप वाई डी को काट देंगे वहां तो टेंशन गायब हो गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ टेंशन इन सी निकालना है, सी। तो इसको कैसे करेंगे, पहली बात जो दिमाग में सीधा स्ट्राइक करती है कि ये कटा तो ये घूमेगा, ऐसे जाएगी ना ये रोड, ऐसे ए के अबाउट।
जाएगी या नहीं जाएगी? यस मैम जाए। अब क्या करें? तो ए के अबाउट आप टॉर्क निकाल सकते हैं। कितना होगा टॉर्क? आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? एफ क्रॉस आर से भी तो निकाल सकते हैं ना। यस मैम। और एक इसका वेट लग रहा है यहां से mg। सो टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है? टॉर्क तो इस वेट की वजह से लग रहा है ना। जैसे आप काटेंगे तो आप इसके सेंटर ऑफ मास पे सारा मान सकते हैं, यूनिफॉर्म रोड है, तो ये mg की वजह से घूमेगा, ए पॉइंट के अबाउट घूमेगा। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये एज वाला पॉइंट हो गया ना। ml/3. आपके पास m l स्क्वायर बाय 3। Yes ma'am. ठीक है, तो l हमारे पास दे रखा है इन्होंने 2l स्क्वायर बाय में 3 इंटू एल्फा। टॉर्क क्या हो जाएगा? mg इंटू में l। अगर टोटल लेंथ 2l है तो ये कितनी हो जाएगी? n। N. इसको कंपेयर करके एल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। मास से मास कैंसिल, इसको भी कैपिटल एल ले लो, एक एल से ये एल कैंसिल, 3g/4। यस 3g/4l, यही आ रही है। यस मैम। यस मैम। Yes, एल्फा आ गया। अभी लेकिन स्टोरी अभी भी पेंडिंग है, हमें चाहिए सी के अंदर टेंशन। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमें पता है कि A इज इक्वल टू होता है आर एल्फा। yes ma'am. ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्यों, ये वाला क्यों यूज करना है हमको, हमें पता है कि mg की वजह से वो नीचे आ रहा है। सो mg माइनस में टेंशन जो है सी के अंदर, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंशन सी किसके बराबर हो जाएगी? mg माइनस ma। तो मुझे a चाहिए है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? l। और एल्फा आपने अभी निकाला है 3g/4, ये आ गया e। 3g/4l, l से l कैंसिल, सो 3g/4 यहां पर पुट कर दो। mg माइनस में m3g/4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? मैम mg/4। यस mg/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? Yes देख लो ma'am. कोई डाउट। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए सभी। A capacitor is charged with a battery and energy stored is U. After disconnecting the battery, another identical uncharged capacitor is connected in parallel with it. The energy stored in each capacitor is now. पहले कंडीशन क्या दिया है कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है, U इनिशियल, U मान लो, चलो U है। सो इसको अगर आप चार्ज कर रहे हैं विद अ बैटरी, मान लो कोई बैटरी से मैंने चार्ज किया, सो दिस इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। इसका मान लेते हैं कैपेसिटेंस C है। ये फॉर्मूला होता है ना एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हाफ Yes, सी ma'am. वी स्क्वायर। मान लीजिए हमने V पोटेंशियल दिया था, तो हमने फुली चार्ज कर लिया उसको, तो हाफ सी वी स्क्वायर हो गया। फुली चार्ज में क्या होता है, जितना पोटेंशियल यहाँ होता है उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाता है। तो यहाँ से नेक्स्ट बात क्या है कि आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, अब बैटरी हटा दिया और इस कैपेसिटर को एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है। आइडेंटिकल, वो भी अनचार्ज, तो आइडेंटिकल हो गया, चलो ठीक है भाई, पैरेलल विद इट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज नाउ। तो अब आपको बताना है कि एनर्जी हर एक कैपेसिटर में कितनी होगी। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब भी आप दो कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। क्या हुआ ना ये चीज? Yes तब ma'am. तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आता। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चलो कॉमन पोटेंशियल भी छोड़ो, कॉमन पोटेंशियल का वैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें दो केसेस होते हैं, जब एक पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, दूसरी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है दोनों साइड में, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर वहां पर एक और मैम चीज निकालते हैं, C1V1। यस C1V1। आगे बताओ।
प्लस फॉर्मूला C2 V2 अपॉन C1 बाय C1 प्लस C2। यस, C1 V1 माइनस में C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2। ये तो तब है जब दोनों बैटरी प्लस दोनों प्लेट्स प्लस प्लस हाँ माइनस माइनस है। अगर आपके पास प्लस माइनस है तो माइनस की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस। प्लस नहीं नहीं, जब पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है बच्चों ऐसे, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो आता है प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड है दोनों तरफ, तब आता है आपके पास C1 V1 माइनस में C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। और एनर्जी डिसिपेटेड जो होती है जब कॉमन पोटेंशियल वगैरह निकालते हैं तो एनर्जी का कुछ लॉस होता है। सो एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, वैसे पेपर में कई बार यूज हो जाता है। तो डेल्टा यू देखिए, जब आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट होती है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 C2 V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में C1 प्लस में C2। C1 प्लस C2। ठीक है, अब लेकिन जब आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड होता है तो यहां पर क्या आ जाता है, प्लस। इतना ही चेंज है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कैपेसिटर में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। यस, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग एक चार्ज कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। चार्ज कंजर्वेशन, भाई पहले जितना चार्ज था बाद में भी तो उतना ही चार्ज होगा जब वो कनेक्ट करें। टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं, होगा या नहीं होगा? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर। तो सपोज आपके पास इनिशियली चार्ज कितना था, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, CV लिख दिया। फाइनली चार्ज कितना होगा इस केस में, फाइनल चार्ज, पहले तो इसका निकाले, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। आप दोनों का मान लेते हैं, V डैश आ गया। जब चार्ज फ्लो किया, कब तक फ्लो करता है, जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। तो यहां से आप देखेंगे कि चार्ज कितना हो जाएगा, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, कैपेसिटेंस CC है दोनों का। सो आपके पास आ जाएगा CV डैश प्लस में CV डैश। सो यहां से अगर आप देखेंगे V डैश इक्वल्स टू V बाय में 2। यहां तक क्लियर है सबको? अब बताओ मैम ये कैसे हुआ? क्या चीज बेटा? मैम ये कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? ये मैंने चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया। चार्ज कंजर्वेशन, जो आप एनर्जी लॉस निकालते हैं ना, वो भी चार्ज कंजर्वेशन की हेल्प से ही तो निकालते हैं। चार्ज कंजर्वेशन में क्या है कि चार्ज, अभी क्या हुआ, एक प्लेट चार्ज थी, एक अनचार्ज थी, आपने उसको कनेक्ट किया तो क्या होगा कि चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। यही बात है ना, यही होता है। Yes. तो चार्ज है तो टोटल सेम ना, पहले टोटल चार्ज, ये इनिशियल था आपके पास, एक ही कैपेसिटर था, तो पहले इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू CV। सेकेंड टाइम में एक और अनचार्ज कैपेसिटर आइडेंटिकल लगाया तो कैपेसिटेंस भी हमने सेम ले लिया। ठीक है, CC है आपके पास। सो दोनों के अक्रॉस अब जब चार्ज फ्लो करेगा तो तब तक फ्लो किया जब तक कॉमन पोटेंशियल V डैश आ गया। तो इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना हो गया, CV डैश। इस प्लेट पे कितना होगा, CV डैश। दोनों को जोड़ के हो तो होगा वही ना जो पहले था, CV के बराबर। तो यहां से आपके पास V डैश आ गया Yes, V बाय 2। ठीक है, अब बताओ, अब नहीं निकाल सकते कि इसमें एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ, इसका कैपेसिटेंस ही है, इसका पोटेंशियल कितना है, V बाई V/4 हो जाए, V²/4। यस। सिमिलरली सेकंड की भी सेम आ जाएगी, V बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ट्वाइस ऑफ हाफ C V स्क्वायर बाय में 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, CV स्क्वायर बाय में 4। और आपके पास क्या है, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, V स्क्वायर बाय 4, V स्क्वायर बाय 4 ठीक है, ठीक है, CV स्क्वायर बाय में 4 हो गया। ठीक है, इनिशियल कितनी थी आपके पास, हाफ CV स्क्वायर। सो आपके पास अगर U की फॉर्म में ऑप्शंस हैं तो फाइनली हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, U ऑन ईच कैपेसिटर, कंपेयर U बाय 2 हो जाएगा ना, ये है ना इनिशियल वाली U, हाफ CV स्क्वायर। तो ये है CV स्क्वायर बाय 4, यानी कितनी हो जाएगी, U बाय
टू, हर एक कैपेसिटर की एनर्जी। आ गई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, ओके। सो यहां से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब मान लीजिए आप कॉमन पोटेंशियल से भी नहीं करना चाहते, आप चार्ज से भी समझ जाते हैं। जब भी आप दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लेते हैं तो चार्ज भी आधा आधा हो जाता है। जैसे एक सोल्यूशन मैंने ऐड भी किया है यहाँ पे। सो यहाँ ऑप्शन U/2 आएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज U/2, नॉट U/4। तो इससे अगर हम कर रहे हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है Q² में 2C इनिशियली। बाद में अगर आप बात करें तो दोनों पे चार्ज कितना चला जाता है, Q/2, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। ओके, और आइडेंटिकल है, और कब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी सेम होगा उसके अक्रॉस। तो यहाँ से हम देखें तो हर एक के ऊपर कितना आ जाएगा, Q² में 2C। ये तो इनिशियल था। जब आपने डिस्कनेक्ट किया एंड एन आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज Q/2। ठीक है, Q/2 चला जाएगा। देन Q² में 2C, Q² में 4 इंटू 2 इंटू C, यानी Q² में 8C। सो यहां से आंसर क्या बन रहा है आपका, U/4 बन रहा है ना, U/4। और यहां से हम देख रहे हैं तो V²/4 ½ C, V²/में 4 आ जाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ½ C, V²/में 4, CV²/4 हो गया। इनिशियल एनर्जी कितनी है, ½ CV²। पास अराउंड ईच U/2 आना चाहिए आंसर। एक बार चेक कीजिए, आप लोग भी चेक कीजिए। Capacity charge with battery and charge is zero after disconnecting battery and other. चलिए मैं इसको चेक करूंगी क्या गड़बड़ आ रही है। आपको ये बात समझ में आ गई ना कॉमन पोटेंशियल से, कि इसके ऊपर ½ CV² बनेगा। सेकंड केस में आपको पता है कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। कॉमन पोटेंशियल का फंडा यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिया, तो यहाँ से CV पहले CV' प्लस में CV' हो गया, तो V' आपके पास V/2 आ गया। सो यहाँ से हम लोगों ने बाद में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया फॉर्मूला यूज करके। तो आपके पास CV²/4 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो ½ CV² आपके पास होता है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, U/2। ठीक है, तो ऑप्शन में U/2 आना चाहिए, बट आई विल चेक दैट कि कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बार, इसको स्किप कर दीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे। हाँ जी, अगले सवाल पे आइए। The electric field strength due to ring of radius r at a distance x from its center on the axis of a ring carrying charge q is given by, आपको फॉर्मूला दे दिया कि एक आपके पास रिंग है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, +q, और एक एक्चुअल पॉइंट है ड्यू टू रेडियस आपको दे दिया r, x डिस्टेंस के ऊपर इज गिवन बाय। यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, Qx/में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी मैक्सिमम। वैसे तो आपको इसका आंसर याद होगा, कितना होता है? मैम r/√2 प्लस प्लस माइनस r/√2। ठीक है, बाकी अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल्स टू 0 करेंगे। सो आपके पास x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r/√2। क्लियर है सबको? ये वैल्यू जब आप इसको डिफरेंशिएट करें, इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू के ऊपर जो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस r/√2, इन दो वैल्यूज के ऊपर आपके पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बनता है। और आपसे कोई यूं पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, सो ये जो x की वैल्यू है ये उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देना, E की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कितनी पॉसिबल है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी ऐड किया, करके देखिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A block of mass m is placed on wedge of mass capital M. There is no friction between the block and wedge. The minimum coefficient of friction between the wedge and the ground so that wedge does not move is. सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे? चलिए ट्राई कीजिए, आपको मैं देती हूँ 3 मिनट्स। हाँ जी, उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, वो हमने कुछ मिस्टेक किया, अभी चेक करते हैं, पहले ही करते हैं। कैसे क्वेश्चन करेंगे बताइए? pseudo force। या सूडो फोर्स से भी कर सकते हैं। आंसर बताइए फिर कितना है? हम सी ऑप्शन आ रहा है। यस, वेल डन, सी करेक्ट है। अभी देखो, सूडो फोर्स से किया आपने, वो भी ठीक है। मैं आप इसको जनरल तरीके से बताती हूँ, जिसको भी सूडो फोर्स में प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए कैसे होगा। अभी चाहिए कि वेज नहीं हिले, यही चाहिए ना, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द ग्राउंड सो दैट वेज डज नॉट मूव। ये वेज मूव नहीं करना चाहिए, तो कितना यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनेगा? ठीक है, पहली बात, अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा, नो फ्रिक्शन दे रखा है, तो ये स्लाइड करेगा। तो अगर हम देखिए इसके कंपोनेंट्स, तो ये एम हो गया, एम जी, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा एम जी साइन थीटा। ओके, जो नीचे जा रहा है किसकी वजह से जा रहा है? एम जी साइन थीटा। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पर। सो एक चीज तो हमें यहाँ से ये मिलती है कि एन शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा।
क्योंकि वर्टिकली तो कोई इस तरीके से मोशन है नहीं ब्लॉक का। अब बात करते हैं वेज की। वेज के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? अब जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा ना, तो टेंडेंसी ऑफ मूविंग दिस वेज इज ऑन राइट हैंड साइड। तो यहां से आप देखेंगे कि ये मूव इधर करना चाहेगा, तो रोकने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि इधर लगेगा, जिसकी वैल्यू Yes. आपको पता है कितनी होगी, म्यू एन डैश। एन डैश क्या है? ये जो वेज और सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, Yes, ma'am. इधर ऐसे, एन डैश। सो म्यू एन डैश। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? अगर इस वेज ने एम के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन लगाया, तो वेज के ऊपर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, एक इधर आएगा नीचे की तरफ एन कॉस थीटा, ये एंगल थीटा ही बनेगा, एन कॉस थीटा, और एक आपके पास आएगा ऐसे एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, और ये एन डैश ऊपर की तरफ लग रहा है। क्या कोई फोर्स मिसिंग है अभी? वेट ऑफ वेज भी तो होगा, वो भी तो नीचे लगेगा, Yes. एम Yes. जी, ठीक है। सो यहां से एक बात तो ये समझ में आती है कि एफ शुड बी इक्वल टू एन साइन थीटा, क्योंकि वेज का मोशन नहीं हो रहा, ओके। एंड एन डैश शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस में एन कॉस थीटा, ओके। सो अगर हम देखें यहां से, एफ की वैल्यू होती है म्यू एन डैश, हमें तो म्यू निकालना है। सो म्यू इंटू में एन डैश की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एम जी प्लस में एन कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू एन साइन थीटा, और एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम देखें म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगी एम जी कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कैपिटल एम जी प्लस में एम जी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो एक चीज कैंसिल हो रही है, जी। आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, एम कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कैपिटल एम प्लस में एम जी कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबको? जब आप सूडो फोर्स से करते हैं वो डिफरेंट है, उसमें क्या होता है कि आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर जिधर उसका टेंडेंसी एक्सेलरेशन का, उसके अपोजिट पलट के एक एम में लगा देते हैं। सो जिन बच्चों को सूडो में प्रॉब्लम है तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सूडो फोर्स से करने की, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल कीजिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, universal gravitational constant g and Planck constant h are chosen as fundamental units, dimension of mass in this system are, सॉल्व कीजिए सभी। हाँ, जिसके बाद मुझे याद दिलाना, वो एक आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा था ना, वो डिस्कस करते हैं। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? एनीवन? सोम? मैम इसमें मास वो ऐसे कर मैम सी देंगे ना, ऑप्शन, तरीका होता है। सी आ रहा सी आर है, ऑप्शन। सी की बार 1/2, एच की बार 1/2, जी की बार -1/2। यस, राइट। हाँ, विवेक क्या बोल रहे थे? मैम मास जैसे सबके प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट के और एच के और हम्म। एबीसी के ऊपर पावर लेते हैं ना, ऐसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के। मैम वैसे नहीं करता, मैं सीधा डायरेक्ट ना सबके वो लिख लेता हूँ डायमेंशंस तुरंत ही, और फिर काट देता हूँ। मतलब यूनिट्स में उनको हाँ, लिख लेता हूँ, जैसे ये कि भी ठीक है। एच हो गया तो उसका होता है कि न्यूटन मीटर सेकंड हो गया, हाँ तो हाँ वहां हाँ। से फिर उसको तोड़ के फिर हो जाता है सॉल्व। ओके, देखिए, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट, ये चूज किए हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट वैसे एमएलटी वगैरह होते हैं, बट इन्होंने बोला कि इनकी फॉर्म में बताना है जो डायमेंशन होता है मास का। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं जिनके अंदर आपको निकालना होता है उन्हीं को लिख लेते हैं। जैसे सी क्या हो गया आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट है, LT-1 हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है, M-1 L3, ये याद होना चाहिए आपको, M⁻⁻1 L⁻³ -2। और प्लैंक्स कांस्टेंट आप E इज इक्वल टू एच म्यू से निकाल सकते हैं, तो एच की वैल्यू आएगी ml²T-1। ठीक है, अब मास को निकालना है इनकी फॉर्म में, यही है ना, तो m शुड बी इक्वल टू c की पावर x, g की पावर y, h की पावर z। अब कंपेयर कर लो, m इक्वल्स टू c की वैल्यू पुट कर दो LT-1 पावर x, g की वैल्यू पुट कर दीजिए m की पावर -1 L3T-2, ऊपर पावर y आ गई, और ये आपके पास h आ गया, h कितना हो जाएगा ml²T-1 z। यहाँ से आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। तो सिंपली क्या है, जैसे मास की अगर कंपेयर करें, इधर पावर कितनी है 1, इधर कितनी है, एक्स में तो है ही नहीं, यहाँ -y प्लस में z हो गया। सेकेंड टाइम की इधर है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में इधर कितनी है -x, इधर -2y, इधर कितनी है -z। और लेंथ की देखिए तो वो भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आएगा x प्लस में 3y प्लस में 2z। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको। जैसे यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एक वैल्यू एक वेरिएबल की निकाल के दो में पुट कर लो। ठीक है, फिर आपके पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से पुट कर लिया, कैसे करोगे इसको, देखो ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, ये वाई और जेड में एक इक्वेशन आ जाएगी, एक ऊपर वाई और जेड में इक्वेशन है ही, दोनों को सॉल्व करेंगे वाई और जेड आ जाएगा, देन एक किसी भी एक इक्वेशन में एक्स वाली इक्वेशन में पुट करें एक्स आ जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड आएगा आंसर। अब यहाँ पर इस सवाल को घुमा सकते, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, कैसे बेटा, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं बोल रहे थे। हाँ कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बी ऑप्शन दे रखा है, नीचे सी ऑप्शन है, आ जाओ। ये एडेड है, जो एक बार सॉल्व करके देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब जैसे इसी को चेंज कर देते हैं, डायमेंशन ऑफ टाइम पूछ लेंगे इनकी फॉर्म में, अलग अलग है, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलते हैं, केटीजी वगैरह पे। A sample of ideal gas gamma equals to 1.4 is heated at constant pressure. If an amount of 100 joule heat is supplied to the gas, then work done by the gas is। इसमें आपको सारे रिलेशनशिप पता होने चाहिए, जैसे क्यू, कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास वर्क डन क्या होता है, सीपीसी में क्या रिलेशनशिप होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशनशिप होता है, गामा के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। दूर दूर का नाता नहीं है, तो केमिस्ट्री में भी तो आता है, वहां भी छोड़ दिया। इजी है वैसे, मतलब स्कोरिंग है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो। दो जगह छोड़, ये वैसे थर्मो नहीं, ये आपका आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यस थर्मो कॉम्बिनेशन है। अच्छा मुझे बताओ, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है,
गामा। और गामा। मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स रिलेशन बोलते हैं ना इसको। Yes, ma'am. यस मैम। सीपी माइनस में सीवी इज इक्वल टू आर होता है। हाँ। सीपी बाई सीवी क्या होता है? गामा। गामा। गामा होता गामा। है। अब ना आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं सीपी और सीवी की इन दिस फॉर्म। जैसे मान लीजिए मुझे सीपी चाहिए है, सो सीपी की वैल्यू आप पुट, सीवी की वैल्यू को निकाल के पुट कर दो। सीवी होगा आपके पास सीपी बाय में गामा, सो सीपी माइनस सीपी बाय गामा इज इक्वल टू आर। सो सीपी इज कॉमन, सो ये आएगा गामा माइनस 1 बाय गामा इक्वल्स टू आर। सो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर गामा बाय में बोलने की आदत है, Gamma minus. गामा माइनस 1। सिमिलरली अगर मान लो मुझे चाहिए है सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा, वो भी निकाल सकते हैं, सीपी की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा या क्यू इज इक्वल टू यू प्लस में डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू, ऐसे लिखते हैं ना। वर्क डन। या ये तो होता है आपके पास जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई रिलीज हुई, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये होता है वर्क डन। ठीक है। और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए? सीपी की सीवी की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होती है? F/2 आर। सीपी की कितनी होती है? F/2 प्लस 1 इंटू आर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी कई बार सवाल हो जाता है। और जैसे मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होनी चाहिए। ओके, और अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन में क्या One. बोला गया है? हाँ जी, एक चीज बताती हूँ आपको इसके अंदर। कोई भी प्रोसेस हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एनीथिंग, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ऑलवेज, कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं आप? एन सी वी डेल्टा टी। यस, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एब्जॉर्ब्ड है, हीट रिलीज है, व्हाटएवर, तो वो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले से कांस्टेंट प्रेशर के लिए एन सीपी डेल्टा टी। तो यहाँ तो हमारा इसी से ही काम हो जाएगा। जैसे हमें क्या निकालना है? हीट इज सप्लाई टू द गैस, वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? अब कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर में पी डेल्टा वी होता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता तो हम कैसे लिखते? पी डीवी, और फिर आप इंटीग्रेट करते V1 से V2, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, जैसे प्रेशर वॉल्यूम का जो एरिया होता है वो आपको वर्क देता है। सो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर सीवी की वैल्यू हम निकाल के पुट कर सकते हैं। कीजिए, इसको कैसे करेंगे? जैसे डेल्टा यू आपको निकालना है वर्क डन बाय द गैस। ओके, एन अमाउंट ऑफ 100 जूल हीट इज सप्लाइड टू द गैस। सो ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो याद रखिएगा कि कोई भी प्रोसेस हो तो एनसीवी डेल्टा टी होता है। हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर बोला गया है, तो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होगा एनसीपी डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सीपी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो गामा की फॉर्म में, अभी हमने किया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एन आर गामा बाय गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। तो यहां से आएगा एन गामा, सॉरी, एन आर डेल्टा टी, ये इकट्ठा लिख लिया, और गामा बाय गामा माइनस 1। ठीक है, एनआर डेल्टा टी क्या होता है? आपको आइडियल गैस दिया ना, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। और यू कैन से हियर, अभी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, और पी डेल्टा वी ही वर्क डन होता है। तो आपको ये निकालना है, दिस इज वर्क डन। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू इंटू में गामा माइनस 1 बाय में गामा। तो क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, हीट सप्लाइड टू दी गैस, ये क्या है? 100। गामा कितना है? 1.4 माइनस 1 बाय में 1.4। आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है थर्मो एंड थर्मल, तो प्लीज रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज। उन्हीं की रीशफलिंग से सवाल आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर जो इजी लेवल या मीडियम लेवल पे सवाल आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे। फॉर्मूला कोई नहीं छोड़ना, ठीक है? क्योंकि जितना भी पार्ट है ना, थर्मो, थर्मल और
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। सीपी सीवी गामा के ऊपर कोई ना कोई सवाल जरूर आ जाएगा। बताइए आंसर कितना आएगा इसका? मैम डी। 28.57, yes, 28.57 is the right answer. So D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसी सवाल के अंदर मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, मुझे बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो प्रोसेस कुछ भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? एन सीवी डेल्टा टी के बराबर होती है। ठीक है, इसी से निकालेंगे डेल्टा यू की वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना, 4 अगले क्वेश्चंस हैं, ये 2024 जनवरी शिफ्ट में आए हैं कैपेसिटर से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी, चारों क्वेश्चन देखते हैं आप जनवरी शिफ्ट में ठीक करके आए हो नहीं करके आए हो। अगर मैं कैपेसिटर वाले पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, सो एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ऊपर सवाल बन सकते हैं अच्छे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दो। फोर्थ नहीं, और चलो पहले एक बार ट्राई करो, फिर मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे प्लीज फोकस कीजिएगा। Two identical capacitors have same capacitance C. One of them is charged to potential V and other to potential 2V. The negative ends of both are connected together. When the positive ends are also joined together, the decrease in the energy of the combined system is decrease in energy. अभी बताया था तुम लोगों को फॉर्मूला मैंने, क्या फॉर्मूला था? जब आपने हाफ C1 C2 हाफ, यस, C1 हाफ C1 C2 into V2 square minus V1 square upon C1 C2 C1 plus मैम फर्स्ट आ रहा है क्या? यस CV स्क्वायर बाय 4 C1 प्लस ये है डेल्टा यू। जब आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, सो ये एनर्जी का लॉस होता है। सो यहां से आप देख सकते हैं डिक्रीज ही निकालना है ना आपको। सो टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस, ठीक है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V एंड टू V एंड द अदर टू द पोटेंशियल 2V। एक V से चार्ज है, C है, दूसरा आपके पास C ही है और 2V से चार्ज है, और दोनों को ज्वाइन किया गया, तो ये चीज आएगी आपके पास। सो हाफ C1 कितना है? C C2 कितना है? C V1 V माइनस 2V होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में C प्लस C, पैरेलल है ना, तो कितना हो जाएगा? 2C। सो C से C कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 C V स्क्वायर। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको? और अगर आप मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कैसे करोगे?
पहले वाले केस में निकाल लो कितना है आपके पास एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा ना फर्स्ट केस में, राइट? Two identical capacitors have same capacitance C and one of them is charged to potential V and other to potential 2V. The negative ends of both are connected together. तो इसमें आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है? पहले आप लिखेंगे एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर। सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी 2V का स्क्वायर, ठीक है? ये होगी इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर, तो हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे इनको सॉल्व करके आपके पास सी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 2C, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V डैश मान लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, C1 V1 प्लस में C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2, व्हेन पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। सो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 2C पुट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है सबको? ये 2024 में आया हुआ सवाल है। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए। ये भी आपका 2024 में ही आया है। In the given figure, the charge stored in 6 microfarad capacitor when points A and B are joined by a connecting wire is. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे 2024 में, पेपर क्लियर करना है, जान लगा दो, ये क्वेश्चन निकाल के दिखा दो तुम। चलो मैं एक हिंट देती हूँ, स्टेडी स्टेट पे सॉल्व कीजिए इसको। स्टेडी स्टेट में हमेशा बात एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, कैपेसिटर जहां होता है वो ओपन हो जाता है स्टेडी स्टेट के अंदर। दो इंपॉर्टेंट बातें होती है जब भी आप आरसी सर्किट की डिस्कशन करते हैं। एक तो ये, जब स्टेडी स्टेट है तब कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, जहां कैपेसिटर है वहां पर ओपन हो गया। और जहां पर आपके पास मान लो टाइम इनिशियल की बात करें, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो कैपेसिटर को आप हटा के एक तार लगा सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी आपको बताई भी जाती है इन स्टेडी स्टेट, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच के क्रॉस कोई करंट नहीं जाता, वो ओपन सर्किट हो जाता है। और जब इनिशियल की बात होती है टाइम 0 पे, तो जहां कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखिए, अब अगर मैं बात करूं स्टेडी स्टेट पे 9 वोल्ट, इन्होंने अभी पता कैसे चलेगा कि ये स्टेडी स्टेट पे बात कर रहे थे। इन द गिवन फिगर चार्ज स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन ए एंड बी आर जॉइंड बाय कनेक्टिंग वायर इज। चार्ज कितना स्टोर होगा 6 माइक्रोफैराड में, कितना चार्ज स्टोर होगा टोटल की अगर हम बात करें, तो हम स्टेडी स्टेट पे जब जाते हैं तो फुली चार्ज हो जाता है, इसलिए हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। सो 9 वोल्ट हो गया। सो ये आपके पास ओपन सर्किट हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये फुली चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद फुल चार्ज होने के बाद उसमें से कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, तो यहां से ये बच जाएगा एक, और ए बी वायर को कनेक्ट कर दिया गया है, और एक बच जाएगा ये 3, ये आ गया 6 ओम 3 ओम, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो गया और अपर पॉइंट पे पोटेंशियल 9 वोल्ट हो गया। अब मुझे बताओ इसमें करंट निकाल सकते हो कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में 9, 1 एम्प। यस। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आर। सो V कितना है आपके पास 9 है ना, हाँ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 9 आएगा, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट को x और इसको y मान लो। इसके क्रॉस पोटेंशियल बता सकते हो कितना होगा, करंट तो मिल गया ना, सीरीज में सेम जाता है। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
आर है 6 इंटू में 1, यानी 6 वोल्ट पोटेंशियल है यहाँ पे स्टेडी स्टेट में। यानी 6 वोल्ट यहाँ है, तो कैपेसिटर जो लगा हुआ था ना ये 6 माइक्रोफेराड का, यहाँ पर भी 6 वोल्ट होगा। ठीक है, अब यहां से आपको निकालना था कि इसमें से इसमें कितना चार्ज स्टोर है, यही है ना चार्ज स्टोर। यस, Q इज इक्वल टू होता ही CV है। सी आपको 6 माइक्रोफेराड यानी 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल आपको दे रखा है 6 यानी 36 इंटू 10⁻⁻⁶ यानी 36 माइक्रोकूलम। ये आंसर था आपका। आसान सवाल था ना। अब आपका सवाल ये हो सकता था कि मैम इस पे 6 कैसे आ गया, हाउ कैन यू से सो, कि भाई चलो मैंने वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि इधर कुछ नहीं करंट जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल है, जो इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल 6 वोल्ट है ना, इधर आएगा आपके पास 6, ये जो पोटेंशियल होगा 6, यही इसके अक्रॉस आएगा 6 सेम। ठीक है, फुली चार्ज है इस टाइम। मैम ये आपने कैपेसिटर पे क्रॉस क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये मैंने जब इसको निकाला, ये मैंने करंट निकाला, तो मैंने करंट इधर नहीं लिया ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा, वहां से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, जितना पोटेंशियल आपका इधर है उतना ही इधर आ जाएगा, जितना इधर है उतना ही इधर आ जाता है। क्लियर है सबको? मैम मतलब हर केस में अगर ऐसे होगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर देंगे तो कैपेसिटर नेगलेक्ट कर देंगे? हाँ, अगर स्टेडी स्टेट की बात हो रही है तो यू कैन रिमूव कैपेसिटर एट दैट टाइम, उसको ओपन कर दो वहां से। ठीक है, ओके। आगे चले। यस। ये सॉल्व भी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपका जनवरी में ही आया है, करो ट्राई। Parallel plate capacitor with plate separation 5 mm is charged up by a battery. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness 2 mm, while keeping the battery connections intact, the capacitor draws 25% more charge from the battery than before. The dielectric constant of the sheet is. एक टॉपिक, यस, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले टॉपिक्स नोट डाउन करो जो जिस पे फोकस करना है। सबसे पहले तो यही है, एनर्जी स्टोर्ड से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक का जितना भी पार्ट है। जब आप मान लीजिए कोई भी जैसे ये वाला ही सवाल हो गया, डाइलेक्ट्रिक शीट डाल दिया आपने कैपेसिटर के बीच में, तो उस केस में पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आता है, चार्ज पे क्या इफेक्ट आता है, और कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है। तो इनमें दो केसेस होते हैं, जब आप डाइलेक्ट्रिक शीट डाल रहे हो जब बैटरी कनेक्टेड है, और आप डाइलेक्ट्रिक शीट डाल रहे हो जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस है, इसमें हजारों सवाल बना सकते हैं। तो ये वाले टॉपिक्स जरूर रिवाइज करोगे, और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीज रिवाइज करा दूंगी आपको, ये पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, बाकी कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कंसेंट्रिक शेल्स हो गए हैं, ठीक है, उस केस में अगर मान लो आपके पास सिंगल एक स्फीयर है तो कितना कैपेसिटेंस है, दो कंसेंट्रिक शेल्स ले लिए तो कितना कैपेसिटेंस होगा उनके बीच में, सिलेंडर ले लिए तो कितना होगा। ठीक है, और कॉमन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। और आपके पास यस, वो बैटरी वाला जो पार्ट है जितना भी, वो मेरा एक लेक्चर भी है, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे सकती हूँ, बट मैं आपको उसको 10 मिनट में रिवाइज करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक ही रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, कैसे कैसे इफेक्ट आता है, तो उस पर काफी सवाल बन जाते हैं, कितना बैटरी ने वर्क किया और कितना आपके पास एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा जब आप एक इंसर्ट कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक शीट। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो मैं रिवाइज करा दूंगी, बट पहले इस पे आओ अभी। A parallel capacitor with plate separation 5 mm is charged up by a battery. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness 2 mm, पहले तो बना लेते हैं 5 mm, डाइलेक्ट्रिक शीट आपने डाली है इसके अंदर,
2 mm while keeping the battery connection intact। ठीक है, चलो मैं अभी रिवाइज करा देती हूँ तुमको ये टॉपिक। दो टॉपिक होते हैं यहाँ पे। आपने डाइलेक्ट्रिक शीट इंसर्ट किया व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। जब बैटरी रिमूव्ड होती है, ठीक है, सो उसके ऊपर चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, क्यू इज कांस्टेंट। अब चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा जब भी अब आप यहाँ पर डील करेंगे, जैसे डाइलेक्ट्रिक शीट डाल रहे हैं तो भी चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो नोट डाउन कीजिए बिफोर आफ्टर करके, या स्क्रीनशॉट ले लेना बिफोर एंड आफ्टर। तो जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था जब बैटरी आपने रिमूव कर दी, ठीक है, तो इस पे अब भी क्यू नॉट रहेगा। ओके, और सी नॉट था तो सी नॉट की जगह पे आपके पास आ जाएगा के सी नॉट। उसके बाद आपके पास आता है वी नॉट, वी नॉट पे आएगा वी नॉट बाय में के, ई नॉट पे आएगा ई नॉट बाय में के। ठीक है, और एक आता है आपके पास एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो आपके पास यहाँ आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय में 2c, और यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय में 2c। सी क्योंकि चेंज हो रहा है ना, के सी नॉट हो रहा है, तो आपके पास ये हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय में 2 के सी नॉट। ठीक है, तो ये अगर u है तो u नॉट है तो ये आपके पास कितनी हो जाती है, u नॉट बाय में k हो जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, व्हेन बैटरी इज ऑलरेडी कनेक्टेड, आप अब फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आ रहे हैं। सो बैटरी अगर कनेक्टेड है उस केस में पोटेंशियल सेम हो जाता है बिफोर एंड आफ्टर। आपने क्या करा, वो पोटेंशियल मेंटेन कर लिया बैटरी से। सो वी यहाँ पर चार्ज अब चेंज हो जाएगा। चार्ज में क्या चेंज होएगा, चार्ज आपके पास पहले तो कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस अगर सी नॉट था तो कैपेसिटेंस दोनों ही केसेस में बढ़ जाता है, चाहे बैटरी कनेक्टेड है या रिमूव्ड है। चार्ज और पोटेंशियल सेम रहता है, एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए आपका पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है ना, तो क्यू भी बढ़ जाएगा, तो ये क्यू नॉट है तो ये के क्यू नॉट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ई नॉट, ई नॉट सेम रहेगा क्योंकि ई होता है आपके पास वी डी, पोटेंशियल इनटू में सेपरेशन जो है उनके बीच में। सो वी तो चेंज हो ही नहीं रहा, डी चेंज नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या रहेगा, ई नॉट रहेगा। उसके बाद आपके पास आता है एनर्जी। एनर्जी में आप देखो जैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मुले होते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मुझे पता है वी जो है वो सेम रहता है, तो हाफ सी वी स्क्वायर में लिख लेते हैं। ये होएगा आपके पास, ये आएगा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ये आएगा। क्लियर है सबको? तो ये के टाइम्स हो रहा है, के टाइम्स ऑफ यू नॉट। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक चीज जहां और इस पे एक सवाल बना लेते हैं, तो वो क्या आपके पास, ये जो शीट है ना इसको बहुत धीरे धीरे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है, तो इसको अट्रैक्ट करती है, वो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। हम चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, हम पोटेंशियल एनर्जी की कहानी देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं कि वो धीरे धीरे अंदर लेके जाए। वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा आपको पता है, जितना प्लेट फोर्स लगाएगी उतने ही बराबर में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि स्लोली 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 जा सके। फिर एक हमको पता है कि डेल्टा यू होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल, और ये होता है आपके पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। जो फोर्स कंजर्वेटिव कौन सा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स है। सो हमें प्रॉब्लम क्या लेनी है, डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने निकाला ना हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर और आफ्टर में हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, अगर आप इसका डिफरेंस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं, इसमें करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, यूनिट कॉमन हो गया, 1/k-1, यही आ रहा है। इतना वर्क करना पड़ा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो बराबर है डब्ल्यू एक्सटर्नल के, तो इतना काम करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है,
पहले यू नॉट थी, अब यू नॉट बाई के हो रही है व्हेन बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। ठीक है, तो अब वो एनर्जी जो कम हो रही है वो कहाँ जा रही है, ये एक्सटर्नल, ये जो काम करना पड़ रहा है ना उसमें जा रही है आपकी। ठीक है, तो यू नॉट इंटू में 1/k माइनस में 1, और यू नॉट की वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्यू नॉट स्क्वायर में 2c। इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा स्पेशल केस बनता है, बैटरी जब कनेक्टेड है तो उस केस में क्या हो रहा है, अभी देखो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर थी और बाद में आ रही है हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये तो एनर्जी बढ़ गई है, बट ये एनर्जी कम होनी चाहिए था ना कुछ तो बाहर से बाहर जा रही है एनर्जी, वो एफ एक्सटर्नल कर रहे हो तो वहां पर कुछ ना कुछ जा रही है, तो एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल मेंटेन करना होता है तो बैटरी काम कर रही होती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे W इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी, या वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, ये रहेगा आपके पास। मान लीजिए हमने सर्किट के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो कराना है तो Q इंटू में डेल्टा V, ये फॉर्मूला लेते हैं, ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया। अब ये जो Q चार्ज है, ये देखिए आपको कितना चार्ज एक्स्ट्रा फ्लो कराना पड़ रहा है। यहाँ पहले Q नॉट था, अब यहाँ के Q नॉट है, तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, के Q नॉट माइनस में Q नॉट। तो ये क्या आपके पास के Q नॉट माइनस Q नॉट इनटू में क्या होगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल हमने वही मेंटेन कर रखा है स्टार्टिंग वाला ही, तो V नॉट, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। क्लियर है ये बात सबको, यहाँ से Q नॉट कॉमन आ जाएगा, K माइनस 1 Q नॉट V नॉट। अब इसको दूसरी फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, जैसे C नॉट V नॉट में भी लिखना चाहो तो K माइनस 1 Q इज इक्वल टू होता है CV C नॉट V नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, अगर मैं यहाँ देखूं हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर माइनस में हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, सो ये कितना आएगा आपके पास, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू में के माइनस 1, यही बन रहा है ना। ठीक है, तो ये जो काम करना पड़ रहा है, बैटरी ने जितना काम किया आधा तो ले जाएगा ये जो एनर्जी, जो मान लीजिए एफ एक्सटर्नल हो गया और कुछ आपके पास चला गया काम करने में। जैसे मान लीजिए हम उसको स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं ना, तो कुछ तो वहां चली जाती है एनर्जी, कुछ यहाँ पर इसको चार्ज को सर्कुलेट करने में चली जाती है। क्लियर है बात सबको? आई होप कंफ्यूज नहीं हुए हो तुम लोग बच्चों, यही हो? Yes, sir. यस एक मैम। बार इसको एक बार इसको देख लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, सारी चीजें जो लिखी है ना इसके ऊपर सब पता होना चाहिए आपको। तो कैपेसिटर में यही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, और स्विच सर्किट्स जो होते हैं, मान लो एक बार स्विच इधर लगा दिया, एक बार स्विच इधर लगा दिया, वो वाले क्वेश्चंस भी हैं, ये करेंगे। हाँ जी, समझ में आ गई सारी चीजें। एक चीज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बैटरी जब रिमूव करी आपने तो एनर्जी आपने देखा कम हो रही है। ठीक है, एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये काम कर रहा है, ये जो एक्सटर्नल वर्क हुआ ना, ये किसके किसके एक्सपेंस पे हुआ है, सिस्टम ने करके दिया है। देखिए आपका फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक प्लेट का नीचे है, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया ना। नेगेटिव मतलब सिस्टम ने काम किया है, इसलिए उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है। सेकंड में जब बैटरी कनेक्टेड है तो आपकी एनर्जी बढ़ गई है, बल्कि कम होनी चाहिए थी। सिस्टम काम करके दे रहा है, डेफिनेटली आपके पास क्या हो रहा है कि कुछ एनर्जी जो है एक्सटर्नली जाएगी, ठीक है, और कुछ एनर्जी कहाँ जाती है, बैटरी
चार्ज सर्कुलेट करने में लेके जाती है। तो जो बैटरी टोटल काम करती है वो K-1 इंटू सी नॉट वी नॉट स्क्वायर है, उसका आधा पार्ट किसमें चला जाता है, किसमें चला जाता है आधा पार्ट, ये जो एक्सटर्नल वर्क होता है उसमें चला जाता है। और आधा पार्ट कहाँ चला जाता है, ये जो चार्ज एक्स्ट्रा सर्कुलेट करना पड़ा यहां पर यूज होता है। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात, बोलो भाई। यस ओके मैम। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत लंबी डिस्कशन होगी इसके ऊपर। अब मैं इसको रिमूव कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। k इज इक्वल टू 2 आ गया, देखो आंसर ही आ गया इतनी देर में। समृद्धि बोली बस मैम बहुत करो। k इज इक्वल टू 2, 2 ही है ना, लेट मी चेक, 2 ही है वैसे आई गेस, जहां तक मुझे याद है। k इक्वल्स टू 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 टू, कौन सा क्वेश्चन है यस, k इज इक्वल टू 2। तो 4 नंबर तुमने फोड़ दिए। समझ में आया? जिसको नहीं आया एक बार हैंड रेस कर लीजिए, सवाल जिसका नहीं निकला है, k इज इक्वल टू 2 नहीं निकला है, बताइए किस किस का नहीं निकला है। सोमराय का भी नहीं निकला। विवेक देखो, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेपरेशन इज 5 mm, connected by a battery, it is for that reducing the electric sheet of thickness 2 mm। ओके सो सबसे पहले इस पे चार्ज निकालो, ये बोल रहा ना 25% ज्यादा चार्ज ड्रॉ हुआ है। सो यहां से सबसे पहले चार्ज निकालो, Q इज इक्वल टू क्या है, CV। C क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू में V। फिर बोला इन्होंने क्या कि डाइलेक्ट्रिक शीट इंट्रोड्यूस किया बैटरी को कनेक्ट रख के, ठीक है, ये हमने क्या किया, अब इसमें बैटरी कनेक्ट कर रखी है और अब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 25% चार्ज ज्यादा जाएगा बैटरी से, वो हमने देखा कि चार्ज बढ़ता भी है जब बैटरी कनेक्टेड और आप डाइलेक्ट्रिक डाल दो तो k/q0 हो जाता है। सो यहां से अगर आप देखिए चार्ज कितना हो जाएगा, जो नया कैपेसिटेंस बनेगा, इनटू में बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल सेम रहता है, ये क्यू डैश ले लेते हैं। सो क्यू डैश किसके बराबर होना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी माइनस में टी प्लस में टी बाय में के इनटू में वी। क्लियर है बात सबको? जब आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं ना, थिकनेस कितनी डाली आपने उसके ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस कितना जाएगा। ओके अब इन्होंने बोला कि जो ये क्यू था ना पहले, जितना भी था एक्स वाई जेड, एक्स मान लो, इसका जो 25% है, 25% से ज्यादा चार्ज आएगी, ये तो जाएगा ही, एक्स तो जाएगा ही, प्लस में 25% ऑफ एक्स भी जाएगा, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 ऑफ एक्स ये होगा चार्ज जो क्यू डैश है। ठीक है, तो 1.25 ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू वी दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी माइनस में टी प्लस टी बाय के। इसमें अब आप सारी चीजें पुट कर दो, यहाँ पे v तो हमने सेम, v तो कैंसिल ही हो गया, a कैंसिल हो गया, ई नॉट कैंसिल हो गया, d की वैल्यू 5 mm है, mm में ही रख लो क्योंकि t भी mm में ही है, ठीक है, और t की वैल्यू क्या आपके पास 2 mm है, और k निकल जाएगा, एक ही अननोन चीज रहेगी k, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है बात सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्राई करोगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के जो सर्किट सर्किट अगर सॉल्व करना आता है तो उसको करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो फटाफट इसका आंसर निकालो कितना होगा, सिंपल सवाल है, आंसर निकालिए।
एंड वन मोर थिंग, थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिंगल एक चीज का फर्क है, बाकी सब सेम है। क्या फर्क है? वर्क डन के साइन में फर्क है, रेस्ट इज ऑल सेम। अगर केमिस्ट्री में कर लोगे, अलग अलग करना चाहिए था, मतलब साथ में करते तो कंफ्यूजन होता है, पहले केमिस्ट्री कर लिया देन उसमें कुछ चेंज होता है, सेम होता है। तो जब भी आप रिवाइज करो पेपर के लिए तो साथ में नहीं करना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी एक प्रॉब्लम रह गई है, वो डिस्कस करते हैं। वो एक आंसर हमारा गलत आ रहा था। कितनी देर लगेगी तुम लोगों को सर्किट सॉल्व करने में? अच्छा ये बताओ मुझे, ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? जब पैरेलल। पैरेलल 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 में है, इनको सॉल्व करके एक लिख लो। 6 और 12 सीरीज में है एंड दे आर इन पैरेलल विद 4, इसको सॉल्व करके एक लिख लो। ठीक है, तो आपके पास एक आ जाएगा सी, एक 8 हो गया। मैम ये तीनों सीरीज में नहीं है। कौन से? ये? नहीं 6 नहीं, 4 12। नो। 6 12 सीरीज में है और उनका रिजल्टेंट 4 के पैरेलल में है। देखो कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये करा करो, एक को मान लो V और एक को मान लो 0, ठीक है। सो जिस प्लेट से कनेक्टेड है उस पे V आ गया, ये जिससे कनेक्टेड है ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट अब पता है आपको कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप जाएगा, तो इसको मान लेते हैं x। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपको। ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ओके। और यहां अगर हम देखें, सपोज ये हो गया आपके पास पॉइंट, अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कुछ जाएगा, सपोज y हो गया, तो ये y हो गया, ये y हो गया, ये भी y हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज ये पॉइंट, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा है, जो भी होगा चलो z हो गया ये। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये भी z है, ये भी z है, ओके। तो आपको साफ दिख रहा है ये दोनों तो पैरेलल में, आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है ना, तो z0 आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया आपके पास पैरेलल में हो गए। अब इसमें कंफ्यूजन आ रहा था, ये y पॉइंट है, ठीक है, ये वाला y पॉइंट है और ये आपके पास 0 पॉइंट है, तो ये 6 और 12 लगा है y और 0 के बीच में, ठीक है। और ये जो 4 लगा है ये लगा है y और 0 के बीच में, ऐसे आया समझ में? ये मैंने y और 0 दो पॉइंट लिख लिए। अब ये तो पता ही है कि भाई जो भी चार्ज जाएगा 6 से वही 12 से जाएगा, तो ये तो y और 0 के बीच में 2 आ गए और यहाँ y और 0 के बीच में 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्व होके एक सर्किट बनेगा, ये सॉल्व होके एक बनेगा, सपोज ये बन गया आपके पास C1, और ये सॉल्व होके सपोज कुछ भी आया, बना लिया हम लोगों ने, तो ये आया आपके पास जो कि B से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपके पास एक कनेक्टेड है 8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 ही बन जाएगा ना, नहीं 4 बन जाएगा। ये दो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो 2 इंटू 2 y में 2 + 2, सिंपल फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपके पास 4/4, नहीं कैपेसिटर में याद रखो, सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो आपके पास क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 + 1/C2, और पैरेलल में होता है तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 + C2, ऐसे होता है। तो यहाँ पर सीधा 4 ही बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा जो कि आपका B से कनेक्टेड है। अब ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे, ठीक है, और इनको आप सॉल्व करेंगे, इसको खत्म कर देंगे फिर हम, तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पे। ये दोनों सीरीज में है, इनको सॉल्व करोगे ये इसके साथ पैरेलल में है, इनको सॉल्व करोगे 1 बन जाएगा सी के साथ, ये दो सीरीज में। किसी का आंसर आया? मैम ए ऑप्शन। 32, 32 तो नहीं था शायद, नहीं सही है, 32/23 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। एनसीईआरटी में, और ये आपका जेई में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे,
ठीक है। सो इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपका डीपीपी लगा लो, आज के लिए डीपीपी है जो कि कल डिस्कस होगा, प्लस आपके टेस्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस भी होगा। तो यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप करते आएंगे। इंटरलॉकिंग ऑफ प्लेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी, इससे रिलेटेड सवाल कैसे करना है ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आता है। गैंग कैपेसिटर पे कुछ सवाल आते हैं, और कुछ स्विचिंग सर्किट में स्विच वगैरह का हो गया, जैसे मान लो यहाँ स्विच है, इसको यहाँ ले जाएं तो कैसे क्या चीजें निकालनी होंगी, ठीक है। इस यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इस ब्रांच में से कितना चार्ज जाएगा, तो ये क्वेश्चंस हम कल डील करेंगे, बट यू विल ट्राई देम फर्स्ट, ठीक है। सो इससे आगे की स्टोरी हम कल करेंगे। अब मुझे बताइए कि और कोई प्रॉब्लम है आप लोगों की? मैम वो वाला क्वेश्चन जो आपने बोला था ना, हाँ कल वो हो अभी गया था। डिस्कस करते हैं हम लोग।